तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं ओम प्रकाश सारण, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री एट टीम CLC। तो देखो आज पंच नंबर पर डिस्कस करेंगे 14। तो 14 नंबर पंच में कौन सा टॉपिक है? सॉलिड स्टेट एंड सरफेस केमिस्ट्री। काफी कॉन्सेप्चुअल और लर्निंग चैप्टर है। सरफेस केमिस्ट्री में तो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आपको लर्न करनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट अप्लीकेबल टू केमिकल जॉब्सन। तो ये आपको पता होना चाहिए केमिकल जॉब्सन क्या होता है। तो देखो केमिकल में क्या होता है, जो एडजॉर्बेंट, ये एडजॉर्बेंट है और ये एडजॉर्बेट है, इन दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड होगा, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड होगा। तो जो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, तो इसके बीच में क्या होगा, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड होगा। तो एक स्लो प्रोसेस होगा ये, ठीक है, क्योंकि रिएक्टेंट के बीच के बॉन्ड ब्रेक होते हैं, फिर रिएक्टेंट के बॉन्ड ब्रेक होने के बाद में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो इट इज द स्लो प्रोसेस। तो आपको तो कौन सा है, अनुपयुक्त कथन सिलेक्ट करना है। इट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस, बिल्कुल ही इरिवर्सिबल प्रोसेस है। एक बार बॉन्ड बन गया तो वापस इस बॉन्ड को आप ब्रेक नहीं कर सकती। अगर ब्रेक करना भी चाहो तो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन रखनी पड़ेगी। तो इतना आसानी से इसको आप रिवर्स है नहीं कर सकते। तो ये क्या हो गया, इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। थर्ड, इट इज हाईली स्पेसिफिक। ये क्या होगा, हाईली स्पेसिफिक होगा, यानी कि हर एक एडजॉर्बेंट पे आके एडजॉर्ब नहीं हो सकता। एक पर्टिकुलर एडजॉर्बेट एक पर्टिकुलर एडजॉर्बेंट पे आके ही डिपॉजिट हो सकता है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी क्या हो गया, सही। फोर्थ, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। बिल्कुल टेम्परेचर की तो इसमें रिक्वायरमेंट होगी। तो कौन सा ऑप्शन रॉन्ग होगा, फोर्थ। तो फोर्थ ऑप्शन इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, प्लॉट द log x upon m against log p is a straight line inclined at angle of 45 degree when the pressure दे रखा है 0.5 atm, के की वैल्यू दे रखी है आपको 10। तो आपको क्या पूछा, अमाउंट ऑफ सोल्यूट एडजॉर्ब पर ग्राम ऑफ एडजॉर्बेंट। तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट x अपॉन m, इसकी वैल्यू आपसे पूछिए। तो x अपॉन m इक्वल टू क्या होगा, k p की पावर 1 अपॉन n, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फ्रेंडलिच पैरामीटर्स, तो दोनों तरफ आप log लोगे तो log 10 बेस x अपॉन m, या आपने ले रखा होगा log 10 बेस k प्लस 1 अपॉन n log 10 बेस p। तो देखो इसमें स्लोप क्या होगा, y बराबर c प्लस एम एक्स, एक्स एक्सिस पे क्या है log 10 बेस p, तो स्लोप क्या हो जाएगा 1 अपॉन n। और स्लोप आपको क्या दे रखा है, 1 अपॉन n इक्वल टू कितना दे रखा है, 1045, और 1045 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो 1 अपॉन n की वैल्यू क्या होगी, 1। तो यहाँ पे x अपॉन m की वैल्यू आपसे पूछिए, तो x अपॉन m इक्वल टू k की वैल्यू आपको कितनी देर की है, 10, प्रेशर कितना देर का है 0.5, और 1 अपॉन n की वैल्यू क्या देर की है 1। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5 ग्राम। तो प्रति ग्राम अधिशोषक पर अधिशोष्य विलेय की मात्रा क्या होगी, 5 ग्राम होगी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज करेक्ट अबाउट फिजिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन में कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखो फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, प्रेशर और टेम्परेचर की। तो देखो अकॉर्डिंग टू ली चिटेलर प्रिंसिपल, गैस, सॉलिड, गैस एडजॉर्ब ऑन सॉलिड सरफेस। इसमें डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि एनर्जी क्या होती है इसमें रिलीज होती है। तो ये क्या प्रोसेस हो गया, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। दिस इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये क्या हो गया, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया। तो गैस यहां पे क्या है, गैस यहां पे एडजॉर्बेट है, सॉलिड यहां पे क्या है, एडजॉर्बेंट है। ओके,
तो गैस अगर सॉलिड की सरफेस पे एडजॉर्ब हो रही है उसको क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन। और जब सेपरेट हो रही है तो एडजॉर्प्शन का रिवर्स प्रोसेस क्या होता है, डिजॉर्प्शन। ओके, तो देखो रिएक्शन अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा, और ये रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो अकॉर्डिंग टू ली चैटेरियल प्रिंसिपल, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। आपको रिएक्शन को किस डायरेक्शन में फ्लो करना है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करना है। तो एडजॉर्प्शन क्या होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा एडजॉर्प्शन करोगे तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, आपको डिक्रीज करना पड़ेगा। तो लो टेम्परेचर क्या है, इसकी फेवरेबल कंडीशन है। अब प्रेशर की बात करें तो प्रेशर इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जिधर नंबर ऑफ गैस स्मॉल क्या है, कम है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ गैस स्मॉल क्या होगा, 1, और यहाँ पे नंबर ऑफ गैस स्मॉल क्या होगा, 0। तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो प्रेशर आपको क्या करना है, इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो टेम्परेचर तो क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, और प्रेशर क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। उस केस में ज्यादा से ज्यादा फिजिकल एडजॉर्प्शन होगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कैटालिस्ट इज ए सब्सटेंस। कैटालिस्ट क्या होता है, जो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है, डिक्रीज करता है, और रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, इंक्रीज करता है। उसे आप क्या कहोगे, कैटालिस्ट। खुद में कोई चेंज नहीं करता है, ना रिएक्शन को ये स्टार्ट करता है। इसके डेल्टा एच में भी कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। डेल्टा एच यहाँ पे क्या है, हीट ऑफ रिएक्शन है। तो पहला अल्टर द इक्विलिब्रियम इन रिएक्शन, रिएक्शन में इक्विलिब्रियम को चेंज करता है, बिल्कुल नहीं करता, तो पहला गलत हो गया। सेकंड, इज ऑलवेज इन द सेम फेज एज द रिएक्टेंट, ये भी बिल्कुल गलत है। थर्ड है, पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन एंड प्रोवाइड इजियर पाथवे फॉर द सेम। ये स्टेटमेंट तो यहां तक तो सही है, लेकिन ये क्या है, गलत है। रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगा। फोर्थ देखो आप, डज नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, बिल्कुल सही है, बट स्पीड यानी रिएक्शन की स्पीड को क्या कर देता है, ये इंक्रीज कर देता है। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, होमोजीनियस कैटालाइसिस और हेटेरोजीनियस कैटालाइसिस। होमोजीनियस कैटालाइसिस क्या होता है, जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट और कैटालिस्ट दोनों की क्या हो, सेम फेज हो। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, सेम फेज ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड कैटालिस्ट। तो देखो सेम फेज किसकी, इसकी लिक्विड है, इसकी सॉलिड है। हेटेरोजीनियस कैटालिस्ट हो गया, डिफरेंट फेज है ना, ये गैस सॉलिड हेटेरोजीनियस, इसमें देखो ये भी गैस में, ये भी गैस, ये भी गैस और ये भी गैस। तो प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और कैटालिस्ट सब सेम फेज में, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोगुलेशन वैल्यू इन मिलीमोल्स पर लीटर, बिल्कुल सही बात है। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की आपको दे रखी है कोगुलेशन वैल्यू, इसको कोगुलेट करना, तो ये क्या है, नेगेटिव चार्ज सोल, दिस इज द नेगेटिव चार्ज सोल, ये क्या है, नेगेटिव चार्ज सोल है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ कोगुलेटिंग पावर, तो कोगुलेटिंग पावर क्या होती है, COA, कोगुलेटिंग पावर proportional 1 upon coagulating वैल्यू। तो देखो आपसे कोगुलेटिंग पावर का ऑर्डर पूछा है इसके अंदर, करेक्ट ऑर्डर ऑफ कोगुलेटिंग पावर। तो कोगुलेटिंग वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी उसकी कोगुलेटिंग पावर क्या सबसे कम होगी। तो देखो कोगुलेटिंग वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी है, इसकी है, तो इसकी कोगुलेटिंग पावर क्या होगी, सबसे कम। तो फर्स्ट की सबसे कम, उसके बाद में किसकी होगी, सेकंड की, और सबसे ज्यादा कोगुलेटिंग पावर क्या होगी, थर्ड की। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, थर्ड, सेकंड और फर्स्ट, थर्ड, सेकंड और फर्स्ट, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। 7, गोल्ड नंबर ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड्स, चारों के गोल्ड नंबर आपको दे रखे। गोल्ड नंबर क्या होता है ये सब आप अच्छे से जानते होंगे। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर प्रोटेक्टिव पावर, तो गोल्ड नंबर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रोटेक्टिव पावर।
तो देखो गोल्ड नंबर सबसे कम किसका है, उसकी प्रोटेक्टिंग पावर सबसे ज्यादा होगी। तो गोल्ड नंबर है डी का सबसे कम होगा, तो डी की प्रोटेक्टिंग पावर सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद में देखो किसकी वैल्यू कम है, सी की, तो उसके बाद में सी, उसके बाद में क्या होगा बी, और सबसे कम क्या होगा ए। तो ए बी सी डी, तो सबसे ज्यादा डी, उसके बाद में है सॉरी बी आएगा, उसके बाद में बी, उसके बाद में सी, और सबसे कम ए सी बी डी। कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेबिलिटी ऑफ लाइफिलिक कोलॉइड्स। लाइफिलिक कोलॉइड्स क्या होते हैं और लाइफोबिक कोलॉइड्स क्या होते हैं, वी नो दैट। लाइफिलिक क्या होते हैं, वाटर लविंग कोलॉइड्स होते हैं, और लाइफोबिक वाटर हेटिंग कोलॉइड्स। इसमें क्या होता है, जो डिस्पर्स फेज है और डिस्पर्सन मीडियम है उसमें क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है। ये जैसे डिस्पर्स फेज है, इसके चारों तरफ डिस्पर्सन मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करते हैं, इसलिए इसका प्रिसिपिटेशन नहीं होता है। ये जो डिस्पर्स मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो डिस्पर्स फेज पे क्या करते हैं, एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह बिहेव करते हैं, इसी वजह से इसका पीपीटी नहीं बनता है, ठीक है। और इसी वजह से ये क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। जबकि लाइफोबिक कोलॉइड्स हैं वो वाटर हेटिंग है, तो इसमें जो डिस्पर्स फेज है उसके ऊपर जो डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन नहीं करते, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, इजीली रूप से पीपीटी का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो देखो चार्ज ऑन देयर पार्टिकल बिल्कुल गलत है। ए लेयर ऑफ डिस्पर्सन मीडियम ऑन देयर पार्टिकल्स, यानी डिस्पर्स फेज के जो पार्टिकल्स है उस पर डिस्पर्सन मीडियम की क्या होती है, लेयर होती है। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है फॉग इज एन एग्जांपल ऑफ कोलोइडल सिस्टम। बिल्कुल कोलोइडल सिस्टम का एग्जांपल है फॉग, और इसमें क्या होता है, लिक्विड डिस्पर्स इन गैस। आपने फॉग जो सर्दियों में आता है उसमें क्या होता है, गैस की पार्टिकल सॉरी जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो गैस के अंदर क्या होते हैं, डिस्पर्स होते हैं उन्हें, ठीक है। तो लिक्विड इन इज डिस्पर्स इन गैस, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लेड नाइट्रेट नीडेड टू कोगुलेट 2 मोल ऑफ कोलोइडल AgI से I-, यानी कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट के अंदर आ चुका है। AgI कोई कोलोइडल सिस्टम है, उसमें लेड नाइट्रेट की कितने मोल चाहिए। तो यहाँ पे लेड आयोडाइड PbI से AgNO3, इसके आपको कितने मोल लेने पड़ेंगे, यहाँ पे 2 मोल लेने पड़ेंगे। तो देखो 2 मोल सिल्वर नाइट्रेट के कोलोइडल सिस्टम को आप क्या कर सकते हो, कोगुलेट करने के लिए इसके आपको कितना मोल चाहिए, 1 मोल। अकॉर्डिंग टू स्टाइकियोमेट्री देखो आप लेड नाइट्रेट के कितने मोल चाहिए आपको, 1 मोल चाहिए। तो 2 मोल को आप कोगुलेट करोगे तो 1 मोल किसका चाहिए आपको, लेड नाइट्रेट का चाहिए। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, इन एन इलेक्ट्रिकल फील्ड द पार्टिकल्स ऑफ ए कोलोइडल सिस्टम मूव टुवर्ड्स कैथोड, ठीक है। द कोगुलेशन ऑफ द सेम सोल इज studied using K2SO4, Na3PO4, K4FeCN6 और NaCl। तो कोगुलेटिंग पावर का ऑर्डर पूछा है। तो देखो कैथोड है, कैथोड नेगेटिव है, इसमें 4 इलेक्ट्रोलाइट है। पहला इलेक्ट्रोलाइट क्या है, K2SO4, तो यहाँ सल्फेट पे नेगेटिव आयन आएगा। सेकंड क्या है, Na3PO4, ये PO4 -3 आयन आएगा, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। और थर्ड कौन सा होगा, थर्ड होगा FeCN6 -4, और फोर्थ कौन सा होगा, Cl-।
तो देखो इसको कौन कोगुलेट सबसे पहले, वैसे तो चारों कर सकते हैं लेकिन सबसे पहले कौन करेगा, जिसपे नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उसकी कोगुलेटिंग पावर सबसे ज्यादा होगी अकॉर्डिंग टू हार्डी-सुलजे रूल। तो सबसे ज्यादा कोगुलेटिंग पावर किसकी होगी, इसकी होगी। तो थर्ड की सबसे ज्यादा, उसके बाद में किसकी होगी, उसके बाद में सेकंड की होगी, उसके बाद में फर्स्ट की, और सबसे कम किसकी होगी, फोर्थ की। तो थर्ड, सेकंड, फर्स्ट और फोर्थ, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। Point out the false statement. Brownian moment and Tyndall effect is shown by colloidal system. बिल्कुल सही है कि Brownian moment और colloidal system, Tyndall effect दोनों colloidal system की क्या है, एग्जाम्पल है। गोल्ड नंबर इज द मेजर ऑफ द प्रोटेक्टिव पावर ऑफ लायोफिलिक colloids, ये भी बिल्कुल सही है, गोल्ड नंबर इसी को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड, द colloidal solution ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड colloidal solution को आप क्या कहोगे, इमल्सन कहोगे। ये क्या बोल रहा है, जेल बोल रहा है, ये गलत है। फोर्थ, हार्डी-सुलजे रूल रिलेटेड विथ कोगुलेशन, हार्डी-सुलजे रूल कोगुलेट से रिलेटेड है, बिल्कुल सही है। तो थर्ड ऑप्शन इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोगुलेटिंग पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स हैविंग आयन, ये 3 आयंस दे रखे फॉर आर्सेनिक सल्फाइड। तो आर्सेनिक सल्फाइड क्या है, As2S3, ये नेगेटिव चार्ज सोल है। इसको आपको कोगुलेट करना है, तो इसमें आप क्या मिलाओगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट के पॉजिटिव आयन, इलेक्ट्रोलाइट और इसके पॉजिटिव आयन से आप क्या करोगे, इसके अंदर मिक्स करोगे, तभी क्या होगा, ये कोगुलेट होगा। तो देखो इसमें सबसे ज्यादा चार्ज किसका है, एल्युमिनियम पे, +3 चार्ज है, तो ये सबसे पहले इसको कोगुलेट करेगा। उसके बाद में बेरियम +2 और सबसे कम क्या होगा, Na+1। तो इसकी कोगुलेटिंग पावर का ऑर्डर क्या होगा, Al+3, Ba+2 और Na+1। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। 13 में क्या होगा, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लॉट इज द एडजॉर्प्शन आइसोबार फॉर केमिकल एडजॉर्प्शन वेयर X इज द अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब ऑन M मास। तो देखो केमिकल एडजॉर्प्शन में फेवरेबल कंडीशन क्या होती है, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। तो जब इनिशियली रिएक्शन स्टार्ट होगी, इनिशियली हीट गिवन टू द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट को आपको हीट गिवन होगी तभी इनके बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। उसके बाद में भी क्या बनेगा, केमिकल बॉन्ड बनेगा। तो इनिशियली आपको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा। टेम्परेचर जैसे जैसे आप इंक्रीज करोगे तो अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो X/M, इनिशियली आपको हीट क्या करनी पड़ेगी, गिवन होगी, तो टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ेगी, और कुछ टाइम बाद में पूरे के पूरे बॉन्ड क्या होगे, ब्रेक होगी। और उससे भी अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो एडजॉर्प्शन धीरे धीरे क्या होगा, डिजॉर्प्शन होगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, एडजॉर्प्शन की अमाउंट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगी तो एक बार तो अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा, और उसके बाद में क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रीडिंग इज स्टॉप्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ फेरिक क्लोराइड, दिस इज बिकॉज, फेरिक क्लोराइड के उपयोग से रक्त स्राव रुक जाता है। फेरिक क्लोराइड है, इसमें कौन सा है, ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, और ब्लीडिंग क्या है, ये नेगेटिव चार्ज सोल, नेगेटिव चार्ज सोल। तो नेगेटिव चार्ज सोल में आप अगर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोलाइट मिलाओगे तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कोगुलेट करेंगे। एक दूसरे को कोगुलेट करेंगे तो धीरे धीरे जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो द ब्लड स्टार्ट फ्लोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, बिल्कुल गलत है। द ब्लड रिएक्ट एंड ए सॉलिड इज फॉर्म विच सील द ब्लड वेजल, ये भी गलत है। द ब्लड इज कोगुलेट एंड द ब्लड वेजल इज सेल, यानी ये क्या हो जाएगा, कोगुलेट हो जाएगा और धीरे धीरे ब्लड का फ्लो है वो रुक जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको गैस गिवन है, हाइड्रोजन है, CH3 है, CO2 है, SO2 है। ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डाटा, आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, लिस्ट अमाउंट ऑफ ए
डिफाइन अमाउंट ऑफ ए चारकोल, लिस्ट एब्जॉर्प्शन किस में होगा? तो देखो जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, वंडर वाल कांस्टेंट ए की वैल्यू कम होगी। ए की वैल्यू कम कब हो सकती है? जब टीसी कम होगा। टीसी क्या होता है? क्रिटिकल टेम्परेचर, और जिसकी वैल्यू क्या होती है? 8A/27 RB। तो क्रिटिकल टेम्परेचर प्रोपोर्शनल क्या होता है? ए के। तो जिस गैस के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर कम होगा उस गैस के लिए अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, अट्रैक्शन फोर्स कम होगा तो अमाउंट ऑफ एड्जॉर्प्शन भी क्या होगा? कम होगा। तो किस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर कम है? हाइड्रोजन गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर कम है, तो अमाउंट ऑफ एड्जॉर्प्शन इसका क्या होगा? सबसे लोएस्ट होगा। तो 16 में क्या हो जाएगा? फर्स्ट। 17 एड्जॉर्प्शन ऑफ ए गैस फॉलो फ्रेंडली एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। X is the mass of the gas adsorbed on mass of the adsorbent. The plot of log x upon m versus log p is in the given graph. x upon m प्रोपोर्शनल किसके होगा? तो x upon m इज इक्वल टू क्या होता है? k p की पावर 1/n। तो प्रोपोर्शनल किसके होगा? x upon m प्रोपोर्शनल p की पावर 1/n की, यानी 1/n की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो पीछे के क्वेश्चन में बच्चों आपने देखा था ये 1/n क्या होगा? अगर दोनों साइड आप log लोगे तो ये स्लोप के बराबर होगा। तो स्लोप क्या हो जाएगा? 1/n, और स्लोप यहाँ पे कितना स्लोप है? तो y/x, y की वैल्यू क्या है? 2/3। तो स्लोप क्या हो जाएगा? 2/3। तो मैं लिख सकता हूँ प्रोपोर्शनल p की पावर 2/3। जो अमाउंट ऑफ एड्जॉर्प्शन है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? p की पावर 2/3 के। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 ए एरोसोल इज ए काइंड ऑफ कोलोइड्स इन विच, यानी एरोसोल है कौन से कोलोइडल का एग्जाम्पल? तो एरोसोल किसका होगा? सॉलिड इज डिस्पर्स इन गैस। सॉलिड के पार्टिकल्स किस में होंगे? गैस के अंदर डिस्पर्स होंगे। जैसे धुंध आता है, ठीक है, जैसे स्मोक है, सॉरी स्मोक का एग्जाम्पल है ये, जो स्मोक का एग्जाम्पल है एरोसोल। तो इसमें क्या होता है? स्मोक के अंदर जो डस्ट के पार्टिकल्स किस में होते हैं? गैस के अंदर। तो डस्ट यहाँ पे क्या है? सॉलिड, और किस में है? डिस्पर्स गैस में। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पेप्टाइजेशन क्या होता है? पेप्टाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें किसी भी प्रेसिपिटेट को कोई इलेक्ट्रोलाइट मिला के किस में कन्वर्ट होना होता है? कोलोइडल सिस्टम के अंदर। उस प्रोसेस को आप क्या बोलोगे? पेप्टाइजेशन। तो देखो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन सही है? प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए कोलोइडल सॉल्यूशन इनटू प्रेसिपिटेट, बिल्कुल गलत है ये। प्रेसिपिटेट किस में कन्वर्ट होगा? कोलोइडल सॉल्यूशन में। प्रोसेस ऑफ ए कन्वर्टिंग प्रेसिपिटेट इनटू कोलोइडल सॉल्यूशन। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट द सॉलिड NaCl इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी जो सॉलिड है, देखो एक तो होता है एक्वस NaCl, इसमें तो 4 टाइप के आयन होंगे, जल के भी होंगे और इस इलेक्ट्रोलाइट के भी होंगे। एक होता है मोल्टन NaCl, एक होता है सॉलिड NaCl। एक्वस NaCl में तो क्या है? नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे तो कंडक्टेंस ज्यादा होगी। मोल्टन NaCl में 2 ही टाइप के आयन होंगे जिसकी वजह से कंडक्टेंस होगी। सॉलिड के अंदर क्या होगी? नो आयंस, नो वेलोसिटी, सो क्या होगा? बैड कंडक्टर होगा। दिस इज द बैड कंडक्टर। इन सॉलिड NaCl देयर इज नो वेलोसिटी ऑफ आयंस। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। 21 a particular solid is very hard, has a high melting point in solid state, it is a non-conductor and its melt is a conductor of electricity, classify the solid। यानी कि एक सॉलिड है जो बहुत हार्ड है और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होता है। तो आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा और हार्ड भी होंगे। और इन सॉलिड स्टेट नॉन कंडक्टर, अभी आपको सॉलिड NaCl मैंने बताया था जो आयनिक कंपाउंड है जिसका मेल्टिंग हार्ड भी है और मेल्टिंग पॉइंट भी इसका बहुत ज्यादा है, और ये किसकी तरह बिहेव करेगा? नॉन कंडक्टर की तरह। तो क्लासिफाई द सॉलिड, तो कौन सा होगा? आयनिक सॉलिड। तो 21 में फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। 22 देखो, ए स्टैंड्स फॉर द एज लेंथ ऑफ क्यूबिक सिस्टम, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड। तो देखो आपके सिलेबस में 3 ही है, इन तीनों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सिंपल क्यूबिक में एटम्स कहाँ पे होते हैं? तो कहाँ पे होते हैं? इसमें सभी कॉर्नर्स पे। BCC में कहाँ होते हैं? सभी कॉर्नर्स पे होते हैं और बॉडी के सेंटर पे होते हैं। FCC में एटम्स कहाँ होते हैं? सभी कॉर्नर्स पे होते हैं
और फेस के सेंटर पे होते हैं। फिर इनकी एज लेंथ और रेडियस के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम के बारे में पता होना चाहिए। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको इनके बारे में पता होनी चाहिए। तो देखो सिंपल क्यूबिक की मैं अगर बात करूं, ये सिंपल क्यूबिक है, इसमें एटम्स कहाँ होते हैं, कॉर्नर्स पे होते हैं। इसकी रेडियस r है, इसकी रेडियस भी r है। एज लेंथ क्या होगी a, तो वी नो दैट a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2r, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a/2। ठीक है। सेकंड, अगर मैं बात करता हूं किसकी, BCC की, तो BCC में क्या होंगे, जो पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे होंगे और बॉडी के सेंटर में। तो यहां पे एक पार्टिकल्स होंगे यहां बीच के अंदर, तो इसकी रेडियस r, इसकी 2r हो जाएगी और इसकी r, तो टोटल क्या हो जाएगी 4r। और ये डिस्टेंस कितनी होती है, इस डिस्टेंस का सबको पता है कितनी होती है, √3। ये सब ने कैलकुलेट कर रखी है, तो ये क्या हो जाएगी √3। तो 4r इक्वल टू क्या हो जाएगा √3a, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा √3a/4। ये हो जाएगी किसके लिए, ये सिंपल के लिए, ये BCC के लिए। और FCC में क्या होगा, FCC में ऊपर की फेस ले लेते हैं, ये क्या हो गया कॉर्नर्स हो गया, इधर भी ये कॉर्नर्स हो गया और ये बीच में फेस का सेंटर हो गया। तो ये r, ये 2r, ये r, तो टोटल कितनी हो जाएगी 4r इक्वल टू, पाइथागोरस थ्योरम से ये a है, ये a है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी √2a, और √2a किसके बराबर हो जाएगी 4r के बराबर, तो r बराबर क्या हो जाएगा √2a/4। ये है किसमें, FCC में। अब देखो कौन सा ऑप्शन है, a/2 √3a/4, तो पहला ऑप्शन गलत, दूसरा ऑप्शन गलत, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सबने आपने कैलकुलेट कर रखा है क्लास के अंदर। द क्रिस्टल सिस्टम ऑफ ए कंपाउंड विथ यूनिट डायमीटर, ये दे रखी है आपको, यानी A इक्वल टू B बट B नॉट इक्वल टू C, ये दे रखा है आपको। क्वेश्चन में देख सकते हो अल्फा बीटा क्या दे रखा है 90 डिग्री बट गामा इज 120 डिग्री। तो देखो जैसे क्यूब की बात करते हैं, तो क्यूब में क्या होती है, तीनों एज लेंथ बराबर होती है। एक यूनिट सेल को 6 पैरामीटर से आप रिप्रेजेंट करते हो, जिसमें 3 तो एंगल होते हैं और 3 ही क्या होती हैं, एज लेंथ होती हैं। तो देखो क्यूब है, ये मैं क्यूब बना रहा हूं, इस क्यूब के अंदर देखो आप, जस्ट लाइक ए यूनिट सेल है, तो ये इसकी तीनों एंगल है, अल्फा है, बीटा है और गामा है, सॉरी ये बीटा और ये गामा, तो ये तीनों एज लेंथ है वो बराबर होंगे। तो ये A बराबर B बराबर C, और इन तीनों के बीच में एंगल भी क्या होंगे बराबर, तो अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, और ये कितने होंगे 90 डिग्री के बराबर होंगे। तो ऐसे आपको देखना है। तो इसमें तो ये हो गया। हेक्सागोनल में क्या होगा, हेक्सागोनल में आपने हेक्सागोनल देखा होगा, 2 लेंथ बराबर होती हैं लेकिन दोनों लेंथ तीसरे के बराबर नहीं होंगी, तो दोनों लेंथ A और B आपस में बराबर होंगी लेकिन वो C के इक्वल नहीं होंगी। और 2 एंगल बराबर होंगे, वो 90 डिग्री के होंगे, लेकिन थर्ड कितना होगा 120 डिग्री के होगा। तो कौन सा होगा, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। लिमिटिंग रेडियस रेशियो फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है उसका लिमिटिंग रेडियस रेशियो, तो आप लिमिटिंग रेडियस रेशियो LR, ये अगर 0.155 से 0.225 होता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है इसका 3, ये आपको लर्न करना है, ठीक है। अगला रेडियस रेशियो 0.255 से 0.414, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 4। थर्ड 0.414 से
0.732, इसका है 6, और 0.732 से 1 के अगर इक्वल होता है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 8। ठीक है, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर, इसकी होगी टेट्राहेड्रल, इसकी होगी ऑक्टाहेड्रल, और इसकी होगी क्यूबिक। तो अगर ये रेंज दे रखी है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा, और ट्राइगोनल प्लेनर इसकी क्या होगी, स्टिक ज्योमेट्री होगी। ये अगर रेंज होगी तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, टेट्राहेड्रल होगी। ये अगर रेंज होगी तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, ऑक्टाहेड्रल होगी। अगर ये इसकी रेंज होगी तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा, और क्या होगा, क्यूबिक होगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है तो रेडियस क्या हो जाएगी, 0.414 से 0.732। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ Z is the number of atom in the unit cell, represent the closest packing, ABC पैकिंग आपको दे रखी है। ठीक है, द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वुड, तो सिंपल सी बात है, जो टेट्राहेड्रल वुड और ऑक्टाहेड्रल वुड दो प्रकार के वुड प्रेजेंट होते हैं। तो टेट्राहेड्रल वुड कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वैसे तो आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा। टेट्राहेड्रल वुड इंफॉर्मेशन के लिए आप याद रखो, सबसे पहले टेट्राहेड्रल वुड सिर्फ FCC में पाए जाएंगे। सिंपल क्यूबिक और BCC में क्यों नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि उनमें एटम्स कहाँ होते हैं, फेस के सेंटर में नहीं होते हैं। जबकि अगर टेट्राहेड्रल वुड बनेगा तो फेस के सेंटर को यूज करेगा। तो टेट्राहेड्रल वुड कहाँ पे होंगे, सभी जो बॉडी डायगोनल है उन पे प्रेजेंट होंगे, और एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वुड होंगे। तो टोटल टेट्राहेड्रल वुड कितने होंगे, अगर मैं टोटल टेट्राहेड्रल वुड की बात करूं तो एक FCC में कितने होंगे, 8। एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वुड, और एक यूनिट सेल में कितने बॉडी डायगोनल होते हैं, 4। तो 4 में कितने होंगे, 8। नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, FCC की बात करूं तो 4 होते हैं, सबको पता है, सभी कॉर्नर्स पे और बॉडी के फेस के सेंटर में। तो मैं बोल सकता हूं टेट्राहेड्रल वुड है वो 2 इंटू क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स के होते हैं, 2 इंटू नंबर ऑफ एटम। आपसे क्या पूछा है, टेट्राहेड्रल वुड, तो TV इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू नंबर ऑफ एटम्स को किससे रिप्रेजेंट किया है, Z से रिप्रेजेंट किया है, तो 2Z। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। ऐसे ऐसे बेसिक क्वेश्चंस आते हैं तो उनके लिए आपको इन्फॉर्मेशन का ध्यान होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। इन ए कंपाउंड एटम ऑफ Y form CCP lattice and those of element X occupy 2/3 of tetrahedral word। तो X एटम है वो 2/3 है किस पे, टेट्राहेड्रल वुड पे। Y क्या है, CCP एज ए क्या हो जाएगा, FCC। माना कि CCP में क्या है, A एटम है, तो टेट्राहेड्रल वुड क्या हो जाएंगे, 2A, क्योंकि दुगुना होता है, अभी अपने देखा था। तो 2/3 इंटू 2A। तो देखो फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला होगा X 4/3A YA। तो A से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो फॉर्मूला क्या होगा, X 4Y3। तो X 4Y3 कौन सा ऑप्शन दे रखा है, फोर्थ ऑप्शन। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 27, आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, FCC स्ट्रक्चर है, BC स्ट्रक्चर से FCC स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो रही है 90 डिग्री सेल्सियस पे। आयरन कोई एलिमेंट है। रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ आयरन एट रूम टेम्परेचर टू दैट एट 90 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एटॉमिक रेडियस दोनों की क्या है, कांस्टेंट है। तो आपको क्या पूछा है, इन दोनों का रेशियो पूछा है। तो आप रेशियो कैसे निकालोगे, तो वी नो दैट डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, N इंटू एटॉमिक मास अपॉन NA इंटू A क्यूब।
ये तो दोनों चीज क्या कांस्टेंट है, तो वी नो दैट डेंसिटी प्रोपोर्शनल n अपॉन a क्यूब, ठीक है। तो डी BCC अपॉन डी FCC इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, BCC में 2, FCC में क्या होंगे 4। देखो डेंसिटी के एज लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो BCC में क्या होगा 4R इक्वल टू रूट 3A, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा 4R अपॉन रूट 3। FCC में क्या होगा 4R इक्वल टू रूट 2A, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा 4R अपॉन रूट 2। ये पुट कर दो, तो यहां पे आप क्या पुट करोगे, BCC की एज लेंथ जो क्या होगी 4R अपॉन रूट 3 का क्यूब, और यहां पे क्या पुट करोगे 4R अपॉन रूट 2 का क्यूब। कितनी बार गया 2 टाइम्स 4R से 4R कैंसिल आउट, तो देखो कितना होगा, ऊपर क्या आ जाएगा 3 रूट 3 और नीचे क्या आएगा 2 इंटू 2 रूट 2, तो ये क्या हो जाएगा 3 रूट 3 अपॉन 4 रूट 2। ये रेशियो हो जाएगा किसमें, DBCC और DFCC के अंदर। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही होगा, 3 रूट 3 अपॉन 4 रूट 3, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ एटम इन 100 ग्राम ऑफ FCC क्रिस्टल विद डेंसिटी दे रखी है, सेल की एज लेंथ दे रखी है 100 पिकोमीटर, तो A कितना है 100 पिकोमीटर, तो ये 100 इंटू 10 की पावर माइनस का 10 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 8 सेंटीमीटर, ये क्या जाएगी एज लेंथ A हो जाएगी। डेंसिटी कितनी दे रखी है 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पे क्या है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो D इक्वल टू क्या होता है N इंटू N की जगह आप क्या पुट करोगे, तो डेंसिटी कितनी दे रखी है 10, N FCC है 4, एटॉमिक मास आपको कैलकुलेट करना है, क्योंकि नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करने हैं तो पहले मोल कैलकुलेट करो आप, क्योंकि क्या पूछा है नंबर ऑफ एटम। Na की वैल्यू क्या है 6 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 10 की पावर माइनस 8 का क्यूब, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर ऊपर क्या आएगा 10, जो 10 से कैंसिल आउट, तो एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, इसको सोल्व आउट कर लोगे तो कितना आएगा एटॉमिक मास 6/4, तो ये कितना हो गया 1.5 ग्राम पर मोल। तो मोल कितने आएंगे, वेट ऑफ सब्सटेंस कितना 100 ग्राम अपॉन एटॉमिक वेट कितना है 1.5, ये मोल आ गए। नंबर ऑफ एटम्स आप निकाल लो, तो 100 अपॉन 1.5 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 23, इसको सोल्व आउट कर लो आप, कितनी बार जाएगा इसमें 4 टाइम्स, तो 4 इंटू 10 की पावर 25, इतने नंबर ऑफ एटम्स होंगे। तो कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मेटल FCC लेटिस में एज लेंथ दे रखी है इसकी 404 पिकोमीटर, डेंसिटी दे रखी है 2.72 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो A कितना दे रखा है 404, तो क्यों ना इसको अप्रोक्सीमेट कर लें लगभग 400 पिकोमीटर, तो ये क्या हो जाएगी 4 इंटू 10 की पावर माइनस का 20 10 की पावर माइनस 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। ये एज लेंथ आ गई, डेंसिटी कितनी दे रखी है 2.72 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो आपसे क्या पूछा है इसके अंदर मोलर मास पूछा है, तो D इक्वल टू क्या होता है N इंटू एटॉमिक मास अपॉन Na इंटू A क्यूब। डेंसिटी कितनी दे रही है 2.72, N की वैल्यू कितनी है FCC में ना, N की वैल्यू 4, एटॉमिक मास आपको कैलकुलेट करना है अपॉन Na की वैल्यू क्या है 6.6 इंटू 10 की पावर 23,
और ए कितना दे रखा है 4 × 10⁻⁸ पिकोमीटर को आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, एटॉमिक मास आ जाएगा। ठीक है, और ये एटॉमिक मास किसके लगभग है, 28 ग्राम के लमसम आएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, फोर्थ ऑप्शन। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। 13 नंबर क्वेश्चन, द आयनिक रेडियस ऑफ A+, ये केटायन और एनायन की आपको रेडियस दे रखी है। तो लिमिटिंग रेडियस रेशियो से आप क्या कर सकते हो, कोऑर्डिनेशन नंबर का पता कर सकते हो, उसकी ज्योमेट्री के बारे में पता कर सकते हो। तो रेडियस रेशियो इक्वल टू R+ और R-। तो R+ कितना दे रखा, 0.98 × 10⁻⁻10 और R- कितना देर का 1.81 × 10⁻⁻10। ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 98/181। तो ये लगभग कितनी बार जाएगा, 5 टाइम्स जा सकता है, 509। तो लगभग 0.5 टाइम्स जाएगा। तो ये रेंज है वो किसके बीच में आएगी, 0.5। तो मैंने रेडियस रेशियो की रेंज बताई थी आपको, 0.414 से 0.732 है। तो उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ Na+ और Cl- तेरे के दोनों केटायन और एनायन की रेडियस एज लेंथ पूछी है। तो इनिशियल ज्योमेट्री में आपने देखा होगा, जो एनायन है वो क्या पे होता है, FCC में, और जो केटायन है वो होता है ऑक्ट्राहेड्रल ऑर्बिट पे। ये R- और ये 2R+ हो जाएगा। तो जो A है टोटल लेंथ वो किसके बराबर होगी, A = 2R+ + R-। तो A = क्या हो जाएगा, 2 × 95 + 181। इन दोनों को आप ऐड कर लो। तो इसको ऐड करोगे आप तो कितना आएगा, 2 × 6 7 276 है। और इनको आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 552 पिकोमीटर। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, एज लेंथ हो जाएगी, 552 पिकोमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। काफी सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सॉलिड कंपाउंड कंटेन XYZ। तो एक्स एटम कहां पे है, कॉर्नर्स पे। तो एक्स एटम है वो कहां पे है, कॉर्नर्स पे। और कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8। एक पार्ट का कितने एटम्स हैं, सभी कॉर्नर्स पे हैं, तो 1 एटम हो गया एक्स का। वाई कहां पे है, वाई एटम है बॉडी सेंटर पे। ये है बॉडी सेंटर पे। ये हो जाएगा 1 × 1 कितना हो जाएगा, 1। और जेड कहां पे है, जेड एटम है आपके सेंटर ऑफ फेस सेंटर। ये है फेस सेंटर पे। तो एक फेस का कंट्रीब्यूशन 1/2 इंटू कितनी फेस है, 6। तो कितना हो जाएगा, 3। तो फॉर्मूला देखो आप क्या होगा, तो फॉर्मूला होगा x1 y1 z3 xyz3। तो कौन सा ऑप्शन सही है, xyz3, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीजियम। तो देखो सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर में क्या होता है, सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर, इसमें क्लोराइड आयन तो कहां पे होता है, ऑल कॉर्नर्स पे, ठीक है। और सीजियम प्लस आयन कहां पे होगा, बॉडी सेंटर पे। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये रिवर्स भी हो सकते हैं, ऑल कॉर्नर्स और बॉडी के सेंटर पे होता है,
ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बॉडी सेंटर पे, यानी ये तो ऑल कॉर्नर्स का मतलब 1/8 इंटू 8 कितना हो गया 1 एटम, और बॉडी सेंटर का भी कितना हो गया 1 एटम हो गया। ठीक है, तो सीजियम क्लोराइड पर यूनिट सेल कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। ओके, अब आपसे पूछा कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो बॉडी सेंटर का कोऑर्डिनेशन, बॉडी सेंटर को 8 क्लोराइडाइन चारों तरफ से क्या करते हैं सराउंडेड करते हैं, तो इसकी स्ट्रक्चर अब से आप देख सकते हो कोऑर्डिनेशन नंबर, नंबर ऑफ नियरेस्ट टचिंग एटम को आप क्या कहोगे कोऑर्डिनेशन नंबर कहोगे। ये सीजियम प्लस आयन है, ये क्लोराइड आयन है। तो देखो एक सीजियम प्लस आयन को 8 क्लोराइड आयन क्या करते हैं सराउंडेड करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 4 ऊपर से और 4 नीचे से, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 8 हो गया। और एक क्लोराइड आयन को 8 सीजियम प्लस आयन चारों तरफ से क्या करते हैं सराउंडेड करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर के कोऑर्डिनेशन ऑफ सीजियम इक्वल टू दैट ऑफ क्लोराइड आयन दैट इज 8, तो कौन सा होगा सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिफेक्ट इन क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो ऑप्शन देखो आप, शॉर्ट की डिफेक्ट हैव नो इफेक्ट ऑन द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होता है नंबर ऑफ कैटायन और एनायन सेम डिजिट में क्या होते हैं क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं, तो इसमें डेंसिटी क्या होगी हमेशा डेंसिटी डिक्रीज होती है। फ्रेंकल डिफेक्ट डिक्रीज द डेंसिटी, इसमें डेंसिटी क्या रहती है सेम रहती है, क्योंकि इसमें कोई भी आयन क्रिस्टल से बाहर नहीं जाता है। तो क्या होता है फ्रेंकल डिफेक्ट में जनरली कैटायन अपनी लोकेशन छोड़ के इंटरस्टेलर साइट पे जाके क्या हो जाता है ऑक्यूपाई हो जाता है, इसलिए इसको डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहते हैं। तो इसमें डेंसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, तो फ्रेंकल डिफेक्ट इज ए डिसलोकेशन डिफेक्ट, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 35। इन AgBi क्रिस्टल द आयनिक साइज, Ag प्लस आयन की साइज Br माइनस आयन से बहुत कम है। तो AgBr क्रिस्टल शुड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखो AgBr है वो दोनों टाइप की डिफेक्ट शो करती है, शॉर्ट की डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट। काफी इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम्पल और जो दोनों के अंदर आता है, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। इन द प्रेशर ऑफ NaCl, यानी NaCl का आप प्रेशर इंक्रीज करोगे, तो सिंपल सी बात है प्रेशर इंक्रीज करते हो, प्रेशर इंक्रीज करोगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा इंक्रीज होगा। क्यों होगा कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे एक दूसरे के नियरेस्ट आएंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा इंक्रीज होगा। NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है 6, जो आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है सीजियम क्लोराइड में, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है 8:8। तो प्रेशर इंक्रीज करोगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा इंक्रीज होगा। तो आप अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाओगे तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो टेम्परेचर डिक्रीज भी कर सकते हो आप। तो कई बार ऐसे भी पूछ लेंगे अगर टेम्परेचर डिक्रीज करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो इंक्रीज होगा। और बैकवर्ड डायरेक्शन में जाओगे तो प्रेशर डिक्रीज और टेम्परेचर इंक्रीज, ठीक है। लेकिन आपको तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन द प्रेशर ऑफ NaCl स्ट्रक्चर का इंक्रीज करते हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा इंक्रीज होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन Na2 हैविंग एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, तो Na2 क्या है एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर है, जिसका फॉर्मूला आपको क्या दे रखा है Na2O दे रखा है। तो एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर में क्या होता है, ऑक्साइड आयन है वो FCC में रहता है, और जो Na+ आयन है वो क्या रहता है टेट्राहेड्रल बॉन्ड पे रहता है। सिंपल सी बात, आप फॉर्मूले से भी देख सकते हो। इसका फॉर्मूला ये फॉर्म कब होगा, जब ऑक्साइड आयन FCC में हो और Na+ आयन क्या हो टेट्राहेड्रल बॉन्ड पे हो। तो देखो पहला ऑप्शन ऑक्साइड आयन एज ए क्यूबिक क्लोज पैकिंग, यानी FCC की बात कर रहे हैं, अरेंजमेंट एंड Na+ आयन ऑक्यूपाई ऑल द एट टेट्राहेड्रल बॉन्ड। तो इसमें अब
फॉर्मूला अगर आप बनाना चाहो तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, Na2। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सेकंड आप चेक कर लो, ऑक्साइड एंड FCC में अरेंजमेंट में, लेकिन Na+ ऑक्यूपाई ऑल द टेट्राहेड्रल। अगर सेकंड का अगर आप फॉर्मूला बनाना चाहो तो Na कितने होंगे, FCC में तो 4, और जितने नंबर ऑफ एटम होते हैं उतने ऑक्टाहेड्रल होते हैं, और दुगुने क्या होते हैं, टेट्राहेड्रल होते हैं। तो Na4O4, तो इसका फॉर्मूला NaO हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, 37 में फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ क्रिस्टल डिफेक्ट इज इंडिकेटेड इन द डायग्राम बिलो। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे देखो स्पेस है, Cl- और Cl- के बीच में क्या आएगा, Na+N आएगा, और Na+N के बीच में सिंपल सी बात है क्या आएगा, Cl- आएगा, या Cl- के बीच में Na+N आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, Cl- आएगा। अब देखो जितने नंबर ऑफ कैटायन है उतने ही नंबर ऑफ एनायन क्या है, मिसिंग है। तो नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन मिसिंग इन सेम नंबर में अगर ये मिस हो जाए, यानी कि क्रिस्टल से बाहर चले जाए, उस केस में क्या होगा, शॉर्टकी डिफेक्ट होगा। शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रंकल डिफेक्ट में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए क्या क्या होता है। तो शॉर्टकी डिफेक्ट में इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टल इज नोन एज शॉर्टकी डिफेक्ट, और जिसमें डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो कौन सी डिफेक्ट है, शॉर्टकी डिफेक्ट। इंटरस्टेशियल डिफेक्ट क्या होता है, कोई भी कैटायन है वो अपनी लोकेशन छोड़ के नई लोकेशन पे आ जाता है, उस नई लोकेशन को क्या कहते हैं, इंटरस्टेशियल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, सिंपल कैटायन अपनी लोकेशन को लेफ्ट करके एक नई लोकेशन को क्या कर लेता है, ऑक्यूपाई कर लेता है, उसे आप क्या कहोगे, फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है, तो इसमें इस क्रिस्टल में कौन सा डिफेक्ट आएगा, शॉर्टकी डिफेक्ट। तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, एक कंपाउंड है MpXQ CCP अरेंजमेंट में, तो आप इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला आपसे पूछ रखा है। तो देखो ये जो स्क्वायर है वहां पे तो क्या रखा गया है, M रख रखा है। तो M कहां पे है, ये देखो आप, M सभी एज के सेंटर में, एज सेंटर पे, और एक है बॉडी सेंटर पे। तो एज सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, कॉर्नर्स का 1/8 होता है, फेस का 1/2 होता है, बॉडी सेंटर का 1 होता है, एज सेंटर का क्या होगा, 1/4 कंट्रीब्यूशन होगा। ये सबको पता है अच्छे से। तो 1/4 कितनी एज है, 1 2 3 4, 4 एज पे रख रखा है, 1/4 इंटू 4, प्लस बॉडी सेंटर का सबको पता है कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1। तो 4 से 4 कैंसिल आउट, 1 और 1 क्या हो गया, 2 एटम हो गया। अब एक्स देखो, एक्स किससे रिप्रेजेंट कर रखा है, सर्किल से कर रखा है। सर्किल कहां पे देखो, सभी कॉर्नर्स पे है और फेस के सेंटर में। तो कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8 इंटू 8, और फेस सेंटर का 1/2 इंटू 6। तो ये कितना हो गया, 4 हो गया। तो फॉर्मूला क्या होगा, देखो आप, फॉर्मूला हो जाएगा M2X4, यानी कि सिंप्लीफाई अगर इसको करोगे तो MX2 फॉर्मूला हो जाए अकॉर्डिंग टू दिस ज्योमेट्री। तो MX2 किसमें है, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीजियम क्लोराइड BCC लेटिस है जिसमें A है एज लेंथ, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट। तो सीजियम क्लोराइड के अपन स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो यहां पे तो कौन सा, ये जो बॉडी डायगोनल लेंथ है वो सबको पता है कितनी होती है, √3a होती है। यहां पे क्लोराइड आयन होगा जिसकी RCl- रेडियस होगी। यहां भी क्या होगा, क्लोराइड आयन होगा जिसकी रेडियस RCl-, और बीच में क्या होगा, सीजियम प्लस आयन होगा। तो ये सीजियम प्लस आयन है जिसकी रेडियस क्या होगी, 2R सीजियम प्लस।
तो अगर 20 की अगर अपन देखें तो ये क्या हो जाएगी r प्लस और ये भी r प्लस। तो ये डिस्टेंस क्या होगी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस को आप क्या कहोगे r cgm प्लस प्लस r cl माइनस है। तो टोटल कितनी है, ये टोटल है ये यहाँ √3 है और इसकी हाफ क्या हो जाएगी √3a/2। तो ये कितनी हो जाएगी √3a/2। तो देखो कौन सा ऑप्शन दे रखा है, r cgm प्लस प्लस r cl माइनस 3, ये गलत है। थर्ड ऑप्शन देखो r cgm प्लस प्लस r cl माइनस इक्वल टू √3a/2। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट 41, at 100 degree Celsius copper has FCC unit cell which as length दे रखी है x एंगस्ट्रोम, यानी कि a कितना दे रखा है x एंगस्ट्रोम दे रखा है। तो एंगस्ट्रोम को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो तो x इसको इनटू 10 की पावर माइनस का 8 सेंटीमीटर a दे रखा है। FCC दे रखा है तो FCC में n की वैल्यू कितनी होगी, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम 4 होंगे। तो आपको डेंसिटी पूछ रखी है, तो वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, कितनी बार फॉर्मूला लिख चुके हैं बताओ क्या होगा, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम कितने एफसीसी में 4, एटॉमिक मास कितना होता है कॉपर का दे रखा है क्वेश्चन में 63.55, अवोगाद्रो संख्या 6 × 10 की पावर 23 इंटू एज लेंथ x इंटू 10 की पावर माइनस का 8 का क्यूब। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा देखो 4 × 63.55 अपॉन 6 × 10 की पावर 23 इंटू x का क्यूब इंटू 10 की पावर माइनस का 24। तो देखो ये इससे कैंसिल आउट हो गया तो ऊपर कितना गया 10 बच गया। तो देखो डेंसिटी कितनी होगी, तो ऊपर देखो क्या क्या आएगा 40 × 63.55 अपॉन नीचे क्या आएगा 6, इसका लगभग कितनी बार जाए 6.6। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये लगभग कितनी बार जाएगा, ये अप्रोक्सीमेटली आप नीचे तो x क्यूब आएगा, तो नीचे x क्यूब आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये लगभग आएगा 422 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये डेंसिटी आ जाएगी। सिंपलीफाई आप इजी गो में कर सकते हो, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a compound of formula A2B3 has a HCP lattice. Which atom form the HCP lattice and what fraction of tetradelvoid is occupied the other atom? यानी कि ये फॉर्मूला आपको दे रखा है, सिंपल सी बात है, ये फॉर्मूला देखा है तो ए एटम कहाँ पे पुट किया है और बी एटम कहाँ पे पुट किया है, ये अकॉर्डिंग टू आप ऑप्शन चेक कर लो। HCP ए कहाँ पे है, HCP lattice, तो ए को मैं मान लेता हूं ए पे एक्स एटम है, ठीक है। बी कहां पे 2/3 टेट्राडेल्वेट, तो बी कहां है 2/3 टेट्राहेड्रल। तो आपको पता है नंबर ऑफ एटम से टेट्राडेल्वेट कितने होते हैं 2 टाइम्स होते हैं, तो बी कितना हो गया 2/3 × 2x। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा 4x/3। तो इससे फॉर्मूला अगर आप फॉर्म करना चाहो तो क्या होगा फॉर्मूला, ax और b 4x/3, तो x से x कैंसिल आउट तो क्या हो जाएगा a3b4। क्या ऐसा फॉर्मूला दे रखा है क्या, नहीं, A2B3 आएगा फॉर्मूला। तो सेकंड से देखो आप HCP lattice कहां पे है b पे, तो b ये तो है फर्स्ट का, सेकंड का है, b इक्वल टू क्या है x एटम आप फॉर्म कर लो, a क्या है यहां पे, तो देखो आप ए क्या है 1/3 टेट्राडेल्वेट, 1/3 × टेट्राडेल्वेट, तो 1/3 × क्या हो जाएगा 2x, तो इसको लिख सकते हो आप 2x/3। तो फॉर्मूला क्या होगा देखो यहाँ पे
फॉर्मूला A इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x/3 और B इक्वल टू क्या हो जाएगा x। तो x x से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा A2B3। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सेकंड ऑप्शन, क्योंकि सेकंड ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप A और B एटम को अरेंज करोगे तो ये फॉर्मूला आएगा। A से चेक कर लिया, B से अपना सही आ गया, तो बाकी आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, KCl crystallizes in same type of lattice as does NaCl given that इन दोनों का रेडियस रेशियो आपको दे रखा है केटाइन NN का, इसमें भी दे रखा है केटाइन NN का। तो देखो R Na प्लस अपॉन R Cl माइनस है, ये आपको दे रखा है 0.55। इसी प्रकार एक इंफॉर्मेशन और दे रखी है R K प्लस और R Cl माइनस है, ये कितना दे रखा है 0.74। ओके, ये दो इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है। आपको पूछा क्या है, इनकी साइड यानी कि R K Cl सॉरी साइड क्या हो जाएगी R K प्लस प्लस R Cl माइनस आयन और नीचे R Na प्लस आयन प्लस R Cl माइनस आयन, ये इनकी साइड आपसे पूछी है। इन दोनों का रेशियो क्या होगा? तो आप क्या करोगे, एक से दोनों साइड एक एक ऐड कर दो, तो R Na प्लस आयन R Cl माइनस आयन +1 इधर कर दिया और +1 भी इधर कर दो आप। ऐसे ही R K प्लस और R Cl माइनस आयन +1 इधर कर दिया और +1 इधर कर दो, 0.74 + 1, तो ये कितना हो जाएगा 1.74। तो मल्टीप्लाई कर दो आप। तो नेक्स्ट स्लाइड निकाल देते हैं। R Na प्लस R Cl माइनस है, ये क्या हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 1.55 R Cl माइनस है। ऐसे ही आप इधर देखो R K प्लस R Cl माइनस आयन से क्या हो जाएगा 1.74 R Cl माइनस है। आपको ये चीज पूछ रखी है, ये चीज आपको कैलकुलेट करनी है, तो आप इस चीज को कैलकुलेट करोगे तो कैसे कैलकुलेट करोगे? इन दोनों में आप क्या करोगे, KCl के अंदर R यानी कि आपसे पूछा क्या है A KCl अपॉन A NaCl। A KCl कितना दे रखा 1.74 R Cl माइनस n और ये हो जाएगा 1.55 R Cl माइनस n, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 1.1 के लमसम आएगा इन दोनों का एज लेंथ का रेशियो। तो देखो कौन सा ऑप्शन दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट NaCl स्ट्रक्चर। तो NaCl स्ट्रक्चर के बारे में आप क्या जानते हैं? तो NaCl स्ट्रक्चर में क्या होता है, क्लोराइड आयन होता है, वो कहां पे प्रेजेंट होता है एट FCC। Na प्लस आयन कहां पे होता है ऑल ऑक्टाइडल वेट। तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे क्लोराइड आयन में 1/8 × 8 प्लस 1/2 × 6। FCC का मतलब नंबर ऑफ एटम्स कहां पे होते हैं, सभी कॉर्नर्स पे और फेस के सेंटर पे। तो ये कितना हो जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा 3, 1 + 3 कितना हो गया 4 एटम। ऐसे ऑक्टाइडल वुड, तो ऑक्टाइडल वुड कहां पे होते हैं बताओ, कहां पे होते हैं, सभी एज के सेंटर पे और बॉडी सेंटर पे। तो एज का सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1/4, कितने एज होते हैं 12 है, और बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1, तो ये भी कितना हो गया 4 एटम हो गया। ठीक है, तो
नंबर ऑफ NaCl पर यूनिट सेल कितना हो जाएगा 4, क्योंकि 4 ही Na+ आयन है और 4 ही Cl- आयन है, तो 4 NaCl हो जाएगा। और कोऑर्डिनेशन नंबर आपको पता है कि एक क्लोराइड आयन का 6 सोडियम प्लस आयन उसको ऑक्यूपाई करके रखते हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 6:6 हो जाएगा। अब देखो क्या क्या पूछ रखा है। क्लोराइड आयन एज FCC अरेंजमेंट, बिल्कुल सही बात है। क्लोराइड आयन कहाँ पे होता है, FCC अरेंजमेंट में होता है। सेकंड, Na+ आयन हैज कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 6 होगा दोनों का। थर्ड है क्लोराइड आयन हैज कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ये भी बिल्कुल सही है। ईच यूनिट सेल कंटेन 4 NaCl मॉलिक्यूल्स, तो कितने NaCl मॉलिक्यूल्स है 4, तो कौन सा गलत है, सेकंड ऑप्शन इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अरेंजमेंट ऑफ X- आयन अराउंड A+ आयन इन सॉलिड AX इज गिवन इन द फिगर, नॉट राउंड टू स्केल इफ द रेडियस ऑफ X-, यानी कि एनायन की रेडियस इतनी दे रखी है, तो केटायन की रेडियस क्या होगी, ये आपसे पूछे। तो आप ज्योमेट्री को देख के बताओ आप किस टाइप का वर्ड है ये। तो ये ऑक्टाहेड्रल वर्ड, ऑक्टाहेड्रल वर्ड में क्या होता है, 3 स्फीयर ऊपर और 3 स्फीयर नीचे, इनके बीच में जो वर्ड्स क्रिएट होता है उसे आप क्या कहोगे ऑक्टाहेड्रल वर्ड। तो दिस इज द ऑक्टाहेड्रल वर्ड। और इसका रेडियस रेशियो की रेंज मैंने बताई थी, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है ऑक्टाहेड्रल वर्ड का 6, और रेडियस रेशियो है वो क्या होगा 0.414 टू 0.732। तो ये जो केटायन है वो अगर एग्जैक्टली फिट है तो उस केस में आप रेडियस रेशियो क्या लोगे 0.414। तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे R+ अपॉन R-, दिस इज द रेडियस रेशियो, और एग्जैक्टली फिट हो उसके लिए आप क्या लोगे 0.414, तो R+ कितना आएगा 250, ये एनायन की रेडियस है 250, इनटू क्या पुट करोगे आप 0.414, तो ये कितना आएगा, जब इन दोनों को लगभग आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आधे से भी कम आएगा, यानी कि 104 पिकोमीटर। तो ऐसे आप कैलकुलेशन करोगे इसकी, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ऐसे 45 नंबर क्वेश्चन अपने डिस्कस किए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पंच में अपन लगभग वही क्वेश्चन लेते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, पूरा JEE मेन के क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उन क्वेश्चनों को अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सभी पंच अपने लगभग क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। इनको आप अच्छे से रिवाइज करें। थैंक यू सो मच।